नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल, भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 80 दिन बचे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास काम बहुत ज्यादा है। दोनों को अपनी अपनी जीत की रणनीति भी बनानी है, इसलिए दोस्त खोजे जा रहे हैं, संधियां हो रही हैं। इसी सिलसिले में इंडिया अलायंस की बैठक भी हुई और इस बैठक में कई फैसले भी हुए, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन इस बैठक के कुछ ही देर बाद दिल्ली में एक और बैठक हुई, जिसने सुर्खियां तो नहीं बटोरी, लेकिन इस मीटिंग के बाद एक अलग तरह की सियासी सुगबुगाहट शुरू हो गई। दरअसल यह बैठक बहुत अहम है। इसका सेंटर बना लुटियंस दिल्ली में जनपथ पर बंगला नंबर 6। यह बंगला एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का है। यह बैठक इसी बंगले में हुई, जिसमें खुद शरद पवार थे, उनकी बेटी सुप्रिया सूले थी, उनकी पार्टी के कुछ नेता थे। लेकिन इस मीटिंग का सबसे खास चेहरा थे यूपी की राजनीति में दलित फेस के रूप में उभरते आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। मीटिंग की तस्वीरें चंद्रशेखर आजाद ने ही जारी की और लगे हाथ यह भी बता दिया कि मुलाकात के दौरान गंभीर चर्चा भी हुई। लेकिन यह तस्वीर कोई आम नहीं है। दरअसल शरद पवार और चंद्रशेखर आजाद की मीटिंग वाली ये तस्वीरें जैसे ही बाहर आई, तरह तरह की चर्चाएं होने लगी और इन चर्चाओं के साथ ही कई सवाल भी सिर उठाने लगे। ये सवाल भी बेहद अहम है। पहला सवाल, शरद पवार की पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, फिर गठबंधन की बैठक के कुछ ही देर बाद इस मुलाकात के क्या मायने हैं। दूसरा सवाल, चंद्रशेखर आजाद के साथ शरद पवार की मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार तक सीमित है या पॉलिटिकल मैसेजिंग की कोशिश है। तीसरा सवाल, अगर शरद पवार इस मुलाकात के जरिए मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो संदेश क्या है और किसके लिए है। एक और अहम बात भी मैं यहां आपको बता दूं, महाराष्ट्र में भी दलित आबादी अच्छी खासी है, उसको भी संदेश देने की कोशिश हो सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह देश की राजनीति हर पल रंग बदल रही है, उसके हिसाब से देखें तो सवाल काफी बड़े हैं। इसलिए मैंने इंडिया अलायंस में शामिल कई दलों के नेताओं से बात की। जो लोग चंद्रशेखर आजाद के करीबी माने जाते हैं, उनसे भी फोन पर लंबी चर्चा हुई। दरअसल बातचीत के बाद यह समझना मुश्किल नहीं रहा कि शरद पवार के जरिए इंडिया अलायंस मायावती को संदेश देने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है कि यह संदेश क्या है और मायावती को संदेश देने के लिए शरद पवार को चंद्रशेखर आजाद के साथ मीटिंग क्यों करनी पड़ी, यह जानना जरूरी है। इंडिया अलायंस जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ये दोनों ही सवाल बहुत ज्यादा अहम है। इसलिए इंडिया अलायंस के जिन नेताओं से मेरी बात हुई, उनसे आगे मैंने दोनों ही सवाल बहुत प्रमुखता से उठाए, तो मुझे खुले तौर पर दो बातों का इशारा मिल गया। देखिए, पहला इशारा, इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस मायावती पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। दूसरा इशारा, मायावती को यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि अगर वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनी तो उनके समानांतर नया दलित फेस खड़ा कर दिया जाएगा। यह इसकी शुरुआत है। इस लिहाज से देखें तो चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन की रणनीति में फिट भी बैठते हैं। उसी उत्तर प्रदेश से आते हैं जहां से मायावती आती है। दरअसल दलित राजनीति का यंग फेस चंद्रशेखर आजाद है। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है। सिर्फ 3 साल के भीतर कई राजनीतिक आंदोलन चलाकर वो अपनी पॉलिटिकल रीच भी बढ़ा चुके हैं और मायावती की तरह उनकी राजनीति भी कांशी राम के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। लेकिन मुश्किल यह है कि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी को अब तक कोई चुनावी कामयाबी नहीं मिली है, इसलिए वो बड़ा मंच तलाश रहे हैं। लेकिन हां, वो क्राउड पुलर जरूर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि दूसरी तरफ मायावती है, जो 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में बड़ी सियासी ताकत है, इसलिए मायावती अलायंस के लिए कांग्रेस की पहली चॉइस है। लोकसभा और विधानसभा के मामले में मायावती भले ही पिछड़ती रही या दिखी हो, लेकिन वो आज भी यूपी में दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। उत्तर प्रदेश में 21% दलित वोटर में 11% जाटव है। मायावती भी इसी समुदाय से आती हैं, जो अभी भी मायावती के लिए बड़ी ताकत बने हुए हैं और ये 11% वोट बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम नेता पार्टी आलाकमान से कह चुके हैं
कि मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल नहीं किया गया तो यूपी में बीजेपी को हराना मुश्किल है। कांग्रेस के कई नेता यह बात कह चुके हैं, लेकिन मायावती हर चुनावी गठबंधन से दूरी बनाकर चल रही हैं। वो ना तो इंडिया अलायंस के जुड़ने को तैयार दिख रही हैं और ना ही उन्हें एनडीए से जुड़ने की कोई इच्छा अभी तक दिखाई है। सवाल यह है कि अगर इंडिया अलायंस वाकई प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रहा है तो उसका क्या और कितना असर होगा, यह जानना बेहद जरूरी है। कहीं जाना ना जाना, गठबंधन होना ना होना, इसका अख्तियारात केवल कुमारी बहन मायावती जी को हैं। पर एक बात पक्की है, यूपी में 13.5% वोट हमारा इंटैक्ट है। जिधर चले गए उधर ही जीत होती चली जाएगी। पर एक चीज तो पक्की है, कोई मीटिंग हो, कहीं गठबंधन हो, कहीं भी कोई भी बात हो, कहीं भी कोई सी भी पार्टियां सारी इकट्ठी कर चर्चा बसपा की आती। क्यों? क्योंकि 13.5% वोट इकट्ठा है और हमारे बगैर यूपी किसी की नहीं सर, हमारे बगैर यूपी किसी की नहीं। तो आपने सुना बसपा के सांसद को। यह सच है कि अलायंस का कोई भी फैसला मायावती खुद करेंगे और फिलहाल उनकी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ जाने को कतई तैयार नहीं दिख रही। लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। कल को मायावती का इरादा बदल भी सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी साफ साफ कह चुकी है कि अगर बीएसपी इंडिया अलायंस में शामिल हुई तो सपा के रास्ते अलग हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच सियासी अदावत की वजह क्या है, यह जानना भी जरूरी है। दरअसल बीएसपी और एसपी के बीच 1993 और 2019 में यानी 2 बार गठबंधन हो चुका है। दोनों बार गठबंधन तोड़ने का ऐलान बीएसपी की तरफ से किया गया। हर गठबंधन के बाद एसपी और बीएसपी ने एक दूसरे को वोट ट्रांसफर नहीं होने के आरोप भी लगाए, जो जगजाहिर है। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी फिलहाल बीएसपी के साथ किसी गठबंधन में शामिल होने को तैयार नजर नहीं आती। उसके नेता बीएसपी को बीजेपी का साथी बता रहे हैं। देखिए, बीएसपी ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है और अब तो इस हद तक हो गया है कि वो बीजेपी की बी टीम मानी जाती है। पार्लियामेंट के अंदर जितने बिल पास हुए उसमें बीजेपी का साथ दिया इन लोगों ने, खासतौर से वो बिल जो मुसलमानों को इफेक्ट करते हैं। तो इन हालात में हम कैसे उनके साथ अलायंस कर सकते हैं? सपा, कांग्रेस और आरएलडी बहुत मजबूत गठबंधन में है और उस साथ हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे। देखिए, यह सच है कि अखिलेश यादव और मायावती अभी नदी के 2 किनारों की तरह नजर आ रहे हैं। लेकिन यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को परास्त करने की रणनीति बना रही कांग्रेस के पास कुछ आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी, इन दोनों में से एक ने भी इंडिया अलायंस से अलग रहकर चुनाव लड़ा तो बीजेपी को हराना मुश्किल होगा। इसके पीछे 59 सीटों का गणित क्या है, जरा उस गणित को समझिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 में से 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं, जबकि करीब 42 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत में दलित वोटर बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, ये जिसके पाले में जाएंगे उससे बड़ा फायदा पहुंचाएंगे। बीजेपी इसका उदाहरण है, जिसने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन को लग रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी उसके साथ आ जाएं तो इस बार गेम पलट भी सकता है। बसपा यानी मायावती के बगैर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर सकती है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो इंडिया गठबंधन को मायावती को साथ लेना ही होगा। कांग्रेस जरूर चाहती है कि किसी तरीके से बीएसपी इस गठबंधन में जुड़ जाए ताकि उसका इन दोनों का मिलकर दबाव समाजवादी पार्टी पर रहे और समाजवादी पार्टी जो अभी तक 65 सीटों पे मिनिमम लड़ने की बात कर रही है उस पर थोड़ा दबाव डाला जा सकता है। 2022 के चुनावों को देखें, 32% समाजवादी पार्टी, 13% बसपा, 2% कांग्रेस और 12% दूसरी छोटी पार्टियां मिलकर भाजपा के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती हैं। भाजपा बेशक बहुत अच्छी स्थिति में उत्तर प्रदेश में है, लेकिन फिर भी उसका मत प्रतिशत सिर्फ 42% है और अगर ये सब लोग एक फ्रंट पर आते हैं तो यकीनन भाजपा के लिए ये मुसीबत हो। देखिए, यूपी में बीजेपी के खिलाफ इसी समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस बीएसपी को साथ लाने की कोशिश में जुटी है।
मायावती को चंद्रशेखर आजाद के तौर पर एक नया दलित फेस खड़ा करने का संदेश देकर प्रेशर बनाने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन मायावती ने जिस अंदाज में राजनीति की है, जिस तरह का उनका सियासी मिजाज रहा है, उसे देखते हुए यह मानना मुश्किल है कि दबाव की राजनीति उन पर कोई असर दिखा पाएगी। वैसे मैं कतई नहीं मानता हूं कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी या मायावती भाजपा के साथ आएंगी। मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी, उसी की रणनीति में लगी हुई हैं। राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन। अब मायावती आगे चलकर क्या फैसला लेती हैं और अखिलेश यादव कौन सी राह चुनते हैं, यह तय होने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला, क्योंकि चुनाव सर पर है और फैसले अवसर को देखकर लिए जाते हैं। बहरहाल अब रुक करते हैं अगली खबर, क्योंकि आगे सवाल बड़ा है। दिल्ली में यार तो पंजाब में क्यों है दरार, यह बड़ा सवाल है। देखिए, 2024 के चुनाव के लिए 28 दलों ने मिलकर जिस गठबंधन को तैयार किया है, उसके रास्ते में फूल कम और कांटे ज्यादा है। या फिर यह कहिए कि इस गठबंधन के रास्ते में सिर्फ कांटे ही नजर आ रहे हैं। दरअसल मोदी लहर से लड़ना है और दूसरी तरफ आपसी तालमेल को तब तक बनाए रखना है जब तक चुनाव खत्म ना हो जाए। और इसका पहला पड़ाव है सीट बंटवारा। कल जब इस गठबंधन की दिल्ली में चौथी बैठक हुई, तब भी सीट बंटवारे पर कोई फाइनल रास्ता नहीं निकला। कुछ दलों की तरफ से 31 दिसंबर की डेडलाइन तय करने की कोशिश हुई, लेकिन आखिर में कोई भी डेडलाइन तय नहीं हो पाई। आज मैंने इंडिया गठबंधन में शामिल कुछ दलों के नेताओं से इसी मुद्दे पर बात की। उन्होंने पूरे दावे के साथ कहा कि जनवरी खत्म होने से पहले पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए, कुछ राज्य ऐसे भी जरूर हैं जहां थोड़ी बहुत परेशानियों के बाद सुलह का फॉर्मूला निकल आएगा, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां मामला अभी से बहुत ज्यादा पेचीदा दिख रहा है। वैसे तो करीब 6 राज्य ऐसे हैं जहां सीट बंटवारा कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन आज मैं आपको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के टकराव की बड़ी जानकारी देने जा रहा हूं। कांग्रेस और केजरीवाल के बीच जिन राज्यों में सीट शेयरिंग की रस्साकशी है, वो सिर्फ 2 राज्यों में ही बेहद गंभीर है। जरा गौर से समझिएगा, पंजाब और दिल्ली। पहली मुश्किल दिल्ली में है और दूसरी मुश्किल है पंजाब। दोनों ही जगहों पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। हालांकि हरियाणा, गुजरात और गोवा जैसे राज्यों में भी आम आदमी पार्टी कुछ सीटों पर दावा करेगी, लेकिन यहां मामला ज्यादा गंभीर नहीं होगा। लेकिन दिल्ली और पंजाब का मसला फंसा हुआ है। अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। सबसे पहले यह समझिए कि कांग्रेस ने सीट शेयरिंग को लेकर कैसा प्लान बनाया, वो किस तरह से राज्यों में दूसरी पार्टियों के साथ डील करने वाली है, यह बड़ा रोचक है। सीट बंटवारे पर शुरुआती बात कांग्रेस राज्य स्तर पर करेगी। कांग्रेस ने इसके लिए 5 सदस्यों वाली कमेटी भी बना दी है, जिसके संयोजक मुकुल वासनिक हैं। यह कमेटी राज्य के नेताओं से बात करेगी, किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, इसकी रिपोर्ट बनाएगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ बार्गेनिंग होगी और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो मामला हाईकमान तक जाएगा, यानी उसके बाद खड़गे और राहुल गांधी भी हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन कांग्रेस का पूरा थ्रस्ट, पूरा जोर इसी बात पर है कि वो किसी तरह से अच्छी बार्गेनिंग करता है। कहानी यहीं से शुरू होती है। कांग्रेस अगर सीट बंटवारा राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर तैयार करेगी तो आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में मुश्किल खड़ी होना तय है। पंजाब की बात आपको आगे बताता हूं, लेकिन पहले दिल्ली के हालात समझ लीजिए, जहां लोकसभा की 7 सीटें हैं। पिछले कुछ दिनों अगर चुनावों की बात करें तो बीजेपी इन सभी 7 सीटों को जीतती आ रही है, लेकिन अब कांग्रेस चाहती है हालात बदले। मुझे पता चला है कि दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अधिकतर नेता भी कांग्रेस के साथ गठबंधन के पक्ष में है दिल्ली में। और कांग्रेस के अधिकतर नेताओं की राय भी कमोबेश यही है कि दिल्ली की 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस के बीच सहमति बन जाए। इस रास्ते पर दोनों पार्टियां एक साथ हो सकती हैं, लेकिन यह मामला सिर्फ दिल्ली का है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ऐसे में केजरीवाल यहां बिग ब्रदर की भूमिका में रहेंगे
कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया था। बावजूद इसके कांग्रेस कुर्बानी दे सकती है। पिछले कुछ आंकड़े मैं अब आपको दिखाता हूं। ये आंकड़ों को गौर से देखिए। 2014 में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को औसतन 33% वोट मिला था, जबकि कांग्रेस को 15% वोट मिले। लेकिन 2019 में आम आदमी पार्टी ज्यादा कमजोर दिखी। तब 7 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को औसतन 18% वोट मिले और कांग्रेस का वोट शेयर 22% को पार कर गया। यानी कांग्रेस को 2014 के मुकाबले 7% वोट ज्यादा मिले। बड़ी बात यह रही कि 2019 के चुनाव में 5 ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी थी और सिर्फ 2 ऐसी सीटें थी जहां आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर थी। यह आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। राजनीति में जब विरोधियों से भी हाथ मिलाने की नौबत आ जाए तो बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। कांग्रेस अगर दिल्ली में केजरीवाल को बड़ा भाई मान रही है तो इसके पीछे यही कहानी है। लेकिन पंजाब में मामला बहुत आसानी से सुलझेगा ऐसा लगता नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया कि राज्यों के नेताओं की रिपोर्ट पर ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला जाएगा और पंजाब में इन दोनों ही पार्टियों के नेता लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। मैंने पंजाब में आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से बात की। वो अभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन को तैयार नहीं है। गौर से सुनिए। इसी तरह कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो आम आदमी पार्टी के साथ एक मंच पर नहीं आना चाहता है। मेरे को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि अलायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट हजे तक सानू ये कहा गया है कि 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ सीटां लड़न जा रही है। जो पंजाब की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हिसाब से पंजाब में एटलीस्ट अलायंस नहीं होना चाहिए और मेरा ख्याल है कि कांग्रेस को बिल्कुल पंजाब में अलायंस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे पार्टी का नुकसान भी होगा। सो इसलिए मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं। पंजाब में उलझन इस वजह से पैदा हो रही है क्योंकि प्रदेश में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त सियासी जंग है। एक पार्टी सत्ता में है और दूसरी विपक्ष में। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव को देखें तो पंजाब में कांग्रेस को फायदा मिला था। आंकड़ों से अब जरा इसको समझिए। 2019 में कांग्रेस ने 13 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की और बाकी 5 सीटें रही उन पर वो दूसरे नंबर की पार्टी थी। कांग्रेस को 40% से ज्यादा वोट भी उस वक्त मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ एक सीट ऐसी थी आम आदमी पार्टी के लिए जिस सीट से आम आदमी पार्टी जीत पाई। आम आदमी पार्टी को 7.5% वोट मिले थे और वो किसी भी सीट पर दूसरे नंबर की पार्टी नहीं रही। यह स्थिति तब थी जब राज्य में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन था। यानी जब पंजाब में कांग्रेस अकेले भी लड़ी थी तब भी वो काफी मजबूत थी। ऐसे में प्रदेश के नेता बिना आम आदमी पार्टी के ही चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि वो दिखा सकें कि राज्य में कांग्रेस अभी भी मजबूत है। हालांकि इससे जुड़ी मुझे एक और बात पता चली है, ये बड़ी अहम है। अगर पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन दोबारा से होता है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही दलों के नेता फौरन गठबंधन के लिए तैयार हो जाएंगे। तब फॉर्मूला कुछ और होगा। तब यह फॉर्मूला होगा कि पंजाब की 13 और चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट को जोड़कर रणनीति बनेगी। दोनों पार्टियों के बीच आधी आधी सीटों का बंटवारा हो सकता है, यानी 7 सीटों पर कांग्रेस और 7 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। यह तस्वीर बन सकती है। पंजाब ऐसा इलाका है, ऐसा राज्य है जहां पर जो 2 बड़ी पार्टियां, खासतौर से एक बड़ी पार्टी अकाली दल जो है वो लगातार कमज़ोर हुई है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा वजूद वहां नहीं है। फिर एक बड़ा बदलाव आया पंजाब में कि विधानसभा चुनावों में जो आम आदमी पार्टी है उसको एक बड़ा बहुमत मिल गया, जबकि लोकसभा चुनाव जो 2019 के हुए वहाँ पर कांग्रेस की मौजूदगी ठीक ठाक सी रही है। विपक्ष में कोई नहीं है और दूसरा एक के पास लोकसभा का ग्राउंड है और दूसरे के पास विधानसभा का। इसलिए दोनों पार्टियां समझ रही हैं कि उन्हें जितनी ज़्यादा हिस्सेदारी मिल जाए वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा भुना सकती है।
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही दलों के दिमाग में यह बात जरूर होगी कि अगर पंजाब में पेच फंसता है तो पूरे गठबंधन के लिए गलत संदेश जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी उठाएगी। ऐसे में दोनों पार्टियां पूरी कोशिश में लगी हैं कि पंजाब का पेच वक्त रहते सुलझा लिया जाए। कल जब इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हुई तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिल्ली और पंजाब का विशेष जिक्र किया था। दिल्ली या पंजाब का है, वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना तय हो जाएगी। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं, उसको डिसाइड करेंगे। कांग्रेस का नेतृत्व और अरविंद केजरीवाल एक मंच पर आ चुके हैं। अब राज्य के नेताओं के बीच तालमेल बैठाने की जरूरत है, क्योंकि अगर यह तालमेल नहीं बैठा तो दिक्कत सिर्फ पंजाब में नहीं पूरे गठबंधन पर असर डालेगी। यह तो हुई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात। पहले मैंने आपको दिल्ली और पंजाब के सियासी हालात के बारे में बताया। अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बारी बारी से हर राज्य के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। आज बारी पश्चिम बंगाल की थी। राज्य के कई बड़े नेता दिल्ली पहुंचे। बंगाल के जमीनी हालात पर मंथन हुआ और इसी बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया गया। आपको मैं बिल्कुल अंदर की बात बताने जा रहा हूं। कांग्रेस ने लेफ्ट से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस को तवज्जो देने का प्लान तैयार किया है। बैठक में सभी नेताओं की एक राय थी। सभी ने यही माना कि पश्चिम बंगाल की कम से कम 6 से 8 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए। यानी टीएमसी अगर 6 से कम सीटें देती है तो कांग्रेस का मूड बदल भी सकता है। जाहिर है ममता बनर्जी कांग्रेस को भाव तो दे रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में उस तरह का भाव बिल्कुल नहीं देंगी जिस तरह की उम्मीद कांग्रेस कर रही है। आपको पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़े कुछ आंकड़े दिखा देता हूं जो ममता बनर्जी को बंगाल में मजबूत दिखा रहे हैं। 2014 में कांग्रेस ने बंगाल में सिर्फ 4 सीट जीती थी, तब उसका वोट प्रतिशत 10 के आसपास था, लेकिन टीएमसी ने 42 में से 34 सीट अपने नाम की थी। टीएमसी का वोट प्रतिशत 40% के करीब था। इसी तरह 2014 में कांग्रेस सिर्फ 2 सीट पर सिमट गई, उसका वोट प्रतिशत 6% से भी नीचे आ गया। लेकिन कांग्रेस के वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई, उसे 44% के करीब वोट मिले। हालांकि सीटों के मामले में टीएमसी को नुकसान हुआ और वो 34 से 22 पर पहुंच गई, जिसकी एक बड़ी वजह बीजेपी थी। टीएमसी ने यह आंकड़ा भी जरूर बताएगी कि 2019 के चुनाव में 19 सीटें ऐसी रही जहां वो दूसरे नंबर की पार्टी थी और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर ही दूसरे नंबर की पार्टी थी। यानी ये वो आंकड़े हैं जो टीएमसी को मजबूत दिखा रहे हैं। तो आंकड़े बताते हैं कि बंगाल में कांग्रेस को समझौता करना पड़ेगा, लेकिन यह समझौता किस हद तक होगा ये देखने वाली बात है। आज दिल्ली में जिस जगह बंगाल कांग्रेस की बैठक हुई वहां हमारे सहयोगी जैनेंद्र मौजूद हैं। सीधे जैनेंद्र के पास चलते हैं। जैनेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज जिस तरह से कांग्रेस बैठक कर रही है, हर राज्य के लिए बैठक हो रही है लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिए, आज बारी पश्चिम बंगाल की थी, तो क्या कुछ हुआ? क्या इनसाइड स्टोरी, जैनेंद्र की ब्रेकिंग क्या है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है? बंगाल और राजनीति से जुड़े हुए जानकार जिसका इंतजार कर रहे हैं। जैनेंद्र, रोहित जी, बड़ी खबर यह है दिल्ली स्थित कांग्रेस के मुख्यालय से कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी अब लेफ्ट का दामन छोड़कर तृणमूल कांग्रेस से हाथ मिलाने जा रही है लोकसभा चुनाव में। हालांकि इसको लेकर के कोई आधिकारिक फैसला या आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल के तकरीबन 20 नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की जो बैठक हुई बंद कमरे में, ज्यादातर नेता तृणमूल कांग्रेस के साथ जाने के पक्ष में थे। हालांकि कुछ नेता ऐसे भी थे जो लेफ्ट के पक्षधर थे। उनमें एक बड़ा नाम खुद अधीर रंजन चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका था, लेकिन ज्यादातर नेताओं की राय तृणमूल कांग्रेस की तरफ थी। और राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी नेताओं को बहुत ध्यान से सुना। बंगाल कांग्रेस के नेताओं ने अपने लीडरशिप से यह कहा कि कम से कम 6 से 8 सीटें हमें जरूर गठबंधन में लेनी चाहिए तृणमूल कांग्रेस से। राहुल गांधी ने भरोसा दिया अपने नेताओं को कि वो तमाम बातें सुनने के बाद अब गठबंधन में सीटों की बात करेंगे। तो इंतजार है फिलहाल तो कि कांग्रेस आधिकारिक तौर पर कब यह घोषित करती है कि वो तृणमूल के साथ जाने वाली है। लेकिन जो बैठक हुई है दिल्ली में, उसमें साफ ये सेंस उभर करके सामने आया है कि बंगाल कांग्रेस के नेताओं को एहसास है कि तृणमूल के साथ ही जाने में भलाई है। मेरे साथ कुछ नेता है। रोहित जी, मैं 30 सेकंड चाहूंगा आपका। मेरे साथ नेशनल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के रंजीत। रंजीत जी, क्या हुआ बैठक में और क्या वाकई आप लोग तृणमूल कांग्रेस के साथ अब जाने वाले हैं बंगाल में? देखिए, आप जो बोले वो आपका बातें हैं। हम लोग को राहुल जी कांग्रेस प्रेसिडेंट
केसी वेणुगोपाल जी हम लोग का जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, तो ये बड़ी खबर आपने दी, तो यहां पर वक्त की कमी है इसलिए माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। खेला होबे, ये दो शब्द सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के वक्त सुने गए थे, जब मोदी और दीदी दोनों एक दूसरे को खेला होबे के जरिए ललकार रहे थे। लेकिन कल इंडिया गठबंधन की बैठक में दीदी ने खेला होबे को सच करके दिखा दिया। मंगलवार को दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक चल रही थी। एजेंडे के तहत संयोजक का नाम तय होना था, सीटों के बंटवारे पर बात होनी थी, लेकिन दीदी ने अचानक पीएम दावेदार के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया। बैठक में मौजूद तमाम लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। हालात यह हो गए कि दीदी के इस दांव पर अखिलेश यादव से लेकर लालू और कांग्रेस तक को प्रतिक्रिया देते तक नहीं बन रहा था। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया है, प्रस्तावित किया है नाम, और सीधे प्रधानमंत्री के पद के लिए, ना कि संयोजक के पद के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री की रेस में आ गया है और ममता बनर्जी की तरफ से इसका प्रस्ताव आगे रखा गया और अरविंद केजरीवाल ने भी इसका समर्थन किया है। एबीपी न्यूज पर मंगलवार शाम सबसे पहले ये खबर ब्रेक हुई कि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम दावेदार के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा है। मतलब ये कि इंडिया गठबंधन की कहानी 360 डिग्री वाला टर्न ले चुकी थी, क्योंकि मंगलवार दोपहर जब मीटिंग शुरू हुई तो कहीं से किसी को भनक भी नहीं थी कि ममता 3 घंटे तक चली बैठक में इतना बड़ा खेला करने जा रही है। खड़गे जी को नाम हमने किया है तो हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है और हमारा कोई एतराज नहीं है। इंडिया की बैठक का एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि संयोजक कौन होगा इस पर फैसला होगा। खबर का इंतजार था कि इंडिया ने क्या रणनीति बनाई, लेकिन खबर बना ममता का सियासी दांव। दांव शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर ममता ने एक साथ कई निशाने साध लिए हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वो चेहरे हैं जो विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे थे। इनके समर्थक पीएम दावेदारी के लिए कैंपेन भी चला रहे थे, लेकिन ममता के एक बयान ने पीएम दावेदारी के लिए लिए जा रहे तमाम नामों को पीछे धकेल दिया है। बनर्जी जानते हैं कि ममता जी खुद प्रधानमंत्री होने का इच्छा है, एक एक पार्टी का ऐसा नाम बोलो कि उसका नाम रिजेक्ट ही हो जाए, तो उनका नाम आ जाए, इसलिए ये सब बार बार बोल रहे हैं। हर पार्टी का हर एक प्रधानमंत्री है और 2024 से 3-4 महीना नया साल जब आएगा तो ये गठबंधन नहीं रहेगा। सबसे बड़ा गेम हुआ राहुल गांधी के साथ। अब तक ये माना जा रहा था कि 24 की लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा होंगे, लेकिन ममता ने भरी मीटिंग में राहुल के बजाय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का नाम आगे करके राहुल को पीछे छोड़ दिया है। ममता बनर्जी के खड़गे वाले प्रस्ताव को माइंड गेम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सोमवार को ममता जब दिल्ली पहुंची थी तब उन्होंने कहा था कि पीएम के नाम पर फैसला लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद होगा। फिर 24 घंटे के भीतर ऐसा क्या हो गया कि ममता बनर्जी ने स्टैंड ही बदल लिया। How Devgowda became the Prime Minister, how Gujral became the Prime Minister, how Manmohan Singh became the Prime Minister. There are so many precedents. How Atal Bihari Vajpayee became the first Prime Minister. It is after election everybody will decide. खड़गे जी को नाम हमने किया है तो हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था। मंगलवार को हुई इंडिया गठबंधन की इन तस्वीरों पर गौर कीजिए, जिसमें तस्वीर के इस हिस्से ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। राहुल गांधी के एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठी हुई हैं, जबकि दूसरी तरफ सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी हैं।
राहुल गांधी सीताराम येचुरी से कान में फुसफुसाकर बात कर रहे हैं, मानो दोनों एक ही पिच से बैटिंग की रणनीति बना रहे हैं। और ये सब देखकर ममता बनर्जी असहज महसूस कर रही हैं। कम से कम तस्वीरें तो इसी बात की गवाही दे रही थी। दरअसल पश्चिम बंगाल में दीदी और लेफ्ट एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। ममता की राजनीति ही लेफ्ट के खिलाफ खड़ी हुई है। लेकिन फिलहाल इंडिया की छतरी तले ममता को लेफ्ट को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो हुआ कुछ यूं कि मीटिंग में जब किसी को कोई आइडिया नहीं था, तब ममता के दिमाग में खरगे वाला सुझाव आया और उन्होंने एक साथ राहुल और लेफ्ट दोनों को सेट कर लिया है। अब देखिए, जब बैठक खत्म होने के बाद लेफ्ट के नेता बाहर निकल रहे थे तो वो ममता के दाव को पचा नहीं पा रहे थे। यार जो थे वहाँ पे मीटिंग में उनको पता नहीं, आपको पता है तो आप ही जवाब दीजिए। नो नथिंग। असल में पश्चिम बंगाल की राजनीति में कांग्रेस इस वक्त काफी कमजोर है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के ममता से रिश्ते अच्छे नहीं हैं और राहुल गांधी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ उनका गठबंधन हो और इसके लिए राहुल गांधी पूरा जोर लगा रहे हैं। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन के लिए जोर जरूर लगा रहे हैं, लेकिन दीदी के रणनीतिकार इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नुकसान सबसे ज्यादा दीदी को होगा। ममता बनर्जी ही तय करेंगी वेस्ट बंगाल में कि लेफ्ट को कितनी सीट दी जाए और कांग्रेस को कितनी सीट दी जाए। और अगर लेफ्ट नहीं मानता है तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस साथ होंगे और लेफ्ट जो है शायद अपनी लड़ाई अकेले लड़े। लेकिन दीदी तो दीदी है, एक साथ कई दांव खेल रही हैं। ममता बनर्जी ने पीएम की रेस में सिर्फ राहुल गांधी को ही पीछे नहीं किया, बल्कि वो उत्तर प्रदेश के नाम पर प्रियंका गांधी को भी फंसा रही हैं। खड़गे के बाद दीदी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में दूसरा प्रस्ताव यह दिया कि प्रियंका को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ यूपी में वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहिए। दीदी अगर सिर्फ प्रियंका को 2024 में चुनाव लड़ाने की ही बात करती तो शायद उनकी मंशा पर शक नहीं होता, लेकिन ममता प्रियंका को मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से चुनाव मैदान में उतारने की सलाह दे रही हैं, जो कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। उत्तर भारत, जहां मोदी सबसे ज्यादा मजबूत है, वहां वाराणसी में उनके गढ़ से चुनाव लड़ाने की बात करके ऐसा लगता है कि ममता भाई बहन समेत कांग्रेस को ही सियासी सूली पर लटकाने का प्लान बना रही है। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सपने की बात जहां तक करते हैं, एक तो राहुल गांधी खुद ने भी बार बार कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है और फिलहाल जो इंडिया गठबंधन की बैठकें चल रही हैं, जैसे अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम आया कांग्रेस की तरफ से, नीतीश कुमार जी अपनी तरफ से अपनी एक्सरसाइज भी उनकी पार्टी कर रही है, तो राहुल गांधी फिलहाल तो इंडिया गठबंधन की दौड़ में ही मुझे नहीं दिखाई देते। और दूसरी बात है कि इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाने की स्थिति में आता भी है, तब भी कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या रहती है? आज वो 54 सीटों पर 50 सीटों पर है, क्या वो 150 सीटों पर पहुंच सकती है? जब तक कांग्रेस 150 सीटों पर नहीं पहुंचती, तब तक राहुल गांधी जी का प्रधानमंत्री बनने की बात करना भी बेमानी जैसा है। और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी खासतौर से 2024 के चुनावों में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में होंगे। चर्चा तो यहाँ तक हो रही है कि ममता इसी बहाने कांग्रेस से अपनी पुरानी टीस का हिसाब बराबर कर रही है। ममता के सियासी दाव से कांग्रेस के सारे समीकरण कैसे हिल गए ये तो आपने देख लिया, लेकिन इस दाव का कोई अगला शिकार हुआ है तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इंडिया गठबंधन की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिए जाने के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा चोट पहुंची है तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश जी, आप संयोजक बनेंगे सर, आप संयोजक बनेंगे। आपको पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर रहे हैं जेडीयू के लोग, आप चाहते हैं सर? दरअसल अब तक के पूरे सीन में नीतीश को इंडिया गठबंधन में पीएम पद के लिए सबसे ज्यादा स्वीकार्य चेहरा माना जा रहा था। उसकी वजह भी है। पहली वजह,
नीतीश कुमार ही विपक्षी गठबंधन की एकता के सूत्रधार बने थे। दूसरी वजह, नीतीश ने ही बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को जोड़ने की मुहिम शुरू की थी। हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन की पहली बैठक भी पटना में ही हुई थी। नीतीश कुमार मेजबान बने हुए थे और जब खरगे को आगे करके ममता ने नीतीश को पीएम पद की रेस में पीछे धकेलने की कोशिश की, तो नीतीश की पार्टी दीदी के बयान को भाव दिए बिना आप कह रही है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। अब 4 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के जो नेता सदन हैं वो कह रहे थे कि ममता बनर्जी तानाशाह हैं। अब उनके बदले हुए रुख के बारे में तो आप उन्हीं से जानिए। ये उनका व्यक्तिगत राय है, ये इंडिया गठबंधन की राय नहीं है। किसी के भी नाम पर सर्वानुमति ना बनी है और ये चुनाव के बाद तय हो। नीतीश को पीएम बनाने के लिए उनकी पार्टी कितनी आतुर है उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें। पटना में जेडीयू ने ये पोस्टर लगाए थे। लेकिन अब नीतीश कुमार को लेकर सियासी सस्पेंस गहरा गया है। सवाल यह है कि नीतीश अब क्या करेंगे। नीतीश गठबंधन में बने रहेंगे या फिर नीतीश कोई नया रास्ता चुनेंगे। 29 दिसंबर को दिल्ली में नीतीश ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी जो पहले से तय थी, लेकिन कल के घटनाक्रम के बाद नीतीश ने अब उसी दिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली है। इस बैठक का मतलब यह है कि उस दिन नीतीश कुमार कोई बड़ा सियासी फैसला ले सकते हैं, क्योंकि संकेत नीतीश की नाराजगी के भी मिल रहे हैं। खड़गे जी का नाम सामने आया होगा तो मेरे मुख्यमंत्री पूरी तरीके से तिलमिलाए होंगे और इसीलिए बैठक को छोड़कर आने की जो खबरें उनके सामने आ रही हैं वो पूर्णतः सही है। वो अपने से आगे किसी को बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। वो चाहते थे कि वो संयोजक बने, वो चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। अब जब उनके नाम की चर्चा तक नहीं हो रही है। दिल्ली में ये इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक थी। खरगे की पीएम दावेदारी का नाम आने के बाद लालू और नीतीश की नाराजगी की खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं। दरअसल दोनों ही नेता बैठक के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से नदारद रहे। जानकारी मिली है कि लालू यादव और नीतीश कुमार बैठक खत्म होने से कुछ पहले ही बाहर निकल आए थे और अब उनकी नाराजगी की खबरें आने के बाद बीजेपी चुटकी ले रही है। भगवान न करे कि उनसे कोई बड़ा चेहरा हो इंडिया गठबंधन में, लेकिन जब नीतीश जी का ही चेहरा धूमिल हो गया हो तो पोस्टर लगाने से चेहरा थोड़े चमकेगा। वैसे तो नीतीश कुमार से ममता की कोई सियासी रंजिश नहीं है। दोनों के राजनीतिक संबंध भी सामान्य है, लेकिन नीतीश के साथ साथ ममता भी पीएम की दावेदार मानी जा रही हैं और जानकार मानते हैं कि ममता ने अपने औचक प्रस्ताव से नीतीश को पीएम पद की रेस में पीछे धकेलने का काम किया है। नीतीश के बाद चलते हैं दूसरे नाम पर, वो नाम जो ममता के दांव से चित हुआ है। नाम है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव चित कैसे हुए उसके लिए आप मंगलवार को बैठक के बाद आई ये तस्वीर देखिए। सवाल होते रहे लेकिन अखिलेश यादव जवाब को घुमाते रहे। प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है। जी, क्या ये सामान्य बात है? मतलब साफ था कि अखिलेश यादव खुद भी ममता बनर्जी के खेल से हैरान थे और जवाब के लिए तैयार नहीं थे। दीदी ने तो अपने हिस्से की चाल चल दी और इसका असर भी दिखाई देने लगा है। मेरे साथ भारत की बात में इतना ही। आगे देखिए जगविंदर पटियाल के साथ पब्लिक इंटरेस्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।